गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट थर्ड। तो हमने फर्स्ट पार्ट में ये पढ़ा था कि किस प्रकार राष्ट्रवाद का विचार फ्रांस से निकलकर यूरोप के अन्य राष्ट्रों में फैला था। सेकेंड पार्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार 1815 में नेपोलियन की हार के बाद फ्रांस में पुनः बुर्बो वंश की सत्ता बहाल की जाती है और उसके बाद पूरे यूरोप में एक निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्था पुनर्स्थापित हो जाती है। आज हम पढ़ेंगे क्रांतियों का युग 1830 से 1848। फ्रांस में 1789 की क्रांति के बाद प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 में होती है। इस विद्रोह में उदारवादी लोग, राष्ट्रवादी लोग बुर्बो वंश की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और उसके स्थान पर एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप को बनाया जाता है। इस विद्रोह के बारे में एक बार ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने टिप्पणी की थी। वो ये था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। कहने का तात्पर्य ये था कि यदि फ्रांस में कोई क्रांति होती थी, कोई विद्रोह होते थे, तो उसका प्रभाव यूरोप के अन्य राष्ट्रों पर भी पड़ता था। जैसा कि इस विद्रोह के बाद ब्रुसेल्स में भी विद्रोह भड़कने लगे थे, उसका प्रभाव हमें यूनान में भी देखने को मिलता है। हम यूनानी स्वतंत्रता युद्ध के बारे में बात करते हैं तो यूनान 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो जाता है, जिसमें कवि लोग, कलाकार लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसमें एक महान कवि जिनका नाम है लॉर्ड बायरन, ये अपना सारा धन इकट्ठा कर युद्ध में शामिल होने चले जाते हैं, जहां 1824 ईस्वी में बुखार से इनकी मृत्यु हो जाती है। अंततः 1832 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। और इस संधि के तहत यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना पर आते हैं। रूमानी कल्पना के अंतर्गत रूमानीवाद पर चर्चा करते हैं। ये रूमानीवाद एक तरह का सांस्कृतिक आंदोलन था। ये एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। इसके लिए जो रूमानी कवि थे, रूमानी कलाकार थे, वो तर्क वितर्क, ज्ञान विज्ञान जैसी बातों की आलोचना किया करते थे और इसके जगह पे भावना, अंतर्दृष्टि और रहस्यवादी भावनाओं पर जोर देते थे। ये थे रूमानीवाद। अब नेक्स्ट टॉपिक राष्ट्रीय भावना के विकास में भाषा तथा संस्कृति के योगदान। तो राष्ट्रीय भावना के विकास में न सिर्फ भाषा और संस्कृति का योगदान है, बल्कि लोक परंपरा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। यही वो तत्व हैं जो लोगों को आपस में एकता और गर्व के धागे से बांधे रखता है। ये लोगों को सांस्कृतिक रूप से एक समान होने का बोध कराता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह पर आते हैं। तो 1830 का दशक यूरोप के लिए काफी कठिनाइयों भरा रहा, क्योंकि 1830 के दशक में यूरोप की जनसंख्या काफी तीव्र गति से बढ़ रही थी, जिससे वहां खाद्यान्न में कमी हो जाती है। खाने पीने की चीजों के दाम काफी बढ़ने लगते हैं। लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है, जिससे वे विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो लोग सड़क पर उतर आते हैं। इसमें लुई फिलिप को अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है। वो गद्दी छोड़ करके भाग जाता है। फिर नेशनल असेंबली वो एक गणतंत्र की घोषणा करते हुए 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान करते हैं और लोगों को रोजगार की गारंटी भी देते हैं। लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यूरोप में कई कल कारखाने और फैक्ट्रियां भी खोली जाती हैं। तो ये था 1830 के दशक में यूरोप की स्थिति। अब
विरुद्ध विद्रोह किया जाता है। और इस विद्रोह के कारण थे कि इन बुनकरों को काम के बदले में काफी कम पैसे मिलते थे और जब ये अपना बकाया उन ठेकेदारों से मांगने जाते थे तो इन्हें गाली गलौज दी जाती थी, इनके साथ मारपीट भी की जाती थी, इन्हें घृणा के भाव से भी देखा जाता था। फलस्वरूप ये विद्रोह करने को मजबूर हो जाते हैं। विद्रोह होती भी है, ये ठेकेदारों के घरों में गैर कानूनी तरीकों से प्रवेश कर जाते हैं, उनके घरों में तोड़फोड़ मचाते हैं, जिससे ठेकेदार घर छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर अगले दिन वो सेना के साथ वापस लौटते हैं और इन बुनकरों के साथ टकराव होता है, जिसमें बुनकरों पर गोलियां चला दी जाती है। लगभग 11 बुनकरों की मौत हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक 1848 उदारवादियों की क्रांति, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 1848 की जो क्रांति थी वो मुख्यतः उदारवादियों की ही क्रांति थी। ये एक ऐसे राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे जिसका अपना एक संविधान हो, प्रेस की स्वतंत्रता हो और राजनीतिक संगठन बनाने की आजादी हो। अब हम फ्रैंकफर्ट संसद पे चर्चा करते हैं। तो जर्मन इलाके में कुछ राजनीतिक संगठन के लोगों ने नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला करते हैं और वो मतदान 18 मई 1848 ईस्वी को होती है, जिसमें 831 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इस संसद का आयोजन सेंट पॉल चर्च में आयोजित की जाती है। क्योंकि जितने भी चुने हुए प्रतिनिधि थे उसमें मध्य वर्ग का भारी प्रभाव था। बाद में ये मजदूरों और कारीगरों की मांगों को ठुकरा देते हैं, जिसके कारण उनका समर्थन ये खो बैठते हैं और नेशनल असेंबली भंग हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा करते हैं। तो उदारवादी आंदोलन में महिलाएं काफी सक्रिय रहती हैं। वो राजनीतिक आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है, कई राजनीतिक संगठन बनाती है, अखबार शुरू करती है, सभी तरह के बैठकों प्रदर्शनियों में ये भाग लेती हैं। इसके बावजूद इन्हें मताधिकार से वंचित रखा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक इसके परिणाम पे आते हैं। इस उदारवादी क्रांति के क्या परिणाम निकले? क्योंकि इस तरह की क्रांति होने के बाद वहां पे जो निरंकुश रूढ़िवादी शासन व्यवस्था स्थापित थी, उन्हें वो लगने लगा था कि अब क्रांति से बचने के लिए, विद्रोह से बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि अब लोगों को कुछ रियायत देनी पड़ेगी और इस रियायत के तौर पे हमें भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति, ये 2 सुखद परिणाम थे इस क्रांति के। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।